दोस्तों नमस्कार। सब कुछ इतना आसान नहीं है जो नजर आ रहा है। बिहार में वोट चोरी को लेकर चल रही राहुल गांधी की यात्रा और बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों की जुबां पर मुद्दे कमोवेश एक सरीखे हैं। लेकिन मुद्दों को लेकर जो बातें प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं या फिर जो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, दोनों के बीच एक मोटी दीवार है। एक ऐसी दीवार जो भारत के लोकतंत्र को परिभाषित करती है। एक ऐसी दीवार जो इस देश में गवर्नेंस के तौर तरीकों को परिभाषित करती है। और एक ऐसी दीवार जो इस देश में चुनाव कराने वाली संस्था चुनाव आयोग की साख को लेकर सवाल खड़ा करती है या फिर उसे बचाने का प्रयास करती है। तो क्या यह लड़ाई सिर्फ बिहार चुनाव तक है या फिर कहें 1 सितंबर को राहुल गांधी जब पटना के गांधी मैदान में रैली करेंगे और उस वक्त समूचे बिहार से क्या वाकई पटना के गांधी मैदान में हर वो शख्स पहुंच जाएगा जो इस वक्त कांग्रेस या आरजेडी के साथ खड़ा है या फिर वह बीजेपी के खिलाफ है? क्या सब कुछ इतना आसान है? या फिर इससे हटकर प्रधानमंत्री मोदी जिन बातों का जिक्र करप्शन तले नए कानून को लेकर कर रहे हैं, और आज भी उन्होंने बिहार में कहा कोई कैसे भ्रष्ट शख्स जेल चला जाए लेकिन मुख्यमंत्री पद पर बना रह जाए, और उसके आगे निकलकर उन्होंने कहा कि बिहार के भीतर घुसपैठियों की तादाद, अगर दोनों परिस्थितियों को आप एक झटके में समझें तो इसका एक मतलब बहुत साफ है कि केंद्र सरकार फेल है, इस देश की अदालतें फेल हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी पहली बार कांग्रेस या आरजेडी के आश्रय नहीं बल्कि लोगों के वोट के जरिए लोगों को जगाने का प्रयास कर उसके पीछे खड़ा होना चाहते हैं। इसीलिए बिहार की धरती पर जिस नारे को वो लगा रहे हैं वो जाहिर तौर पर सिर्फ और सिर्फ बिहार भर के लिए नहीं है। और एक बात और तय है, 2024 के बाद से हुए तमाम चुनाव बीजेपी जीती है और विपक्ष एक भी चुनाव जीत नहीं पाया है। तो क्या ऐसे में पहली बार अब नई रणनीति खुले तौर पर यही कहती है कि बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए आर पार की परिस्थितियों पर खड़ा है? जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार चुनाव के बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे, शायद इसमें किसी की रुचि हो ही नहीं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि बिहार के चुनाव परिणाम अगर बीजेपी के हक में नहीं जाते हैं तो क्या होगा, और दूसरी तरफ बिहार के चुनाव परिणाम अगर विपक्ष के हक में नहीं जाते हैं तो फिर मौजूदा सत्ताधारी पार्टी जो दिल्ली में मौजूद है उसका रुख क्या हो सकता है और क्या होगा। और इन सब के बीच तमाम इस देश के संवैधानिक संस्थान जिस रूप में काम कर रहे हैं, उन संवैधानिक संस्थानों के कामकाज के तौर तरीकों में और ज्यादा तीखापन तो नहीं आ जाएगा? ये सवाल कहीं ना कहीं अब बिहार यात्रा से निकलकर आने वाले वक्त की उन परिस्थितियों पर टिक गया है जहां पर रणनीति इस दौर में विपक्ष की बहुत साफ है और राहुल गांधी की भी अपनी रणनीति इस मायने में साफ है कि बिहार से आवाजें उठ रही हैं, लेकिन उसका असर देश भर में कैसे होगा? तो क्या 1 सितंबर को तय होने वाला है इस पूरे देश के भीतर कौन सी रणनीति अपनाई जाए जिससे इस देश में चुनी हुई सरकार जो 2024 में 240 सीटों के साथ जीत कर आई, गठबंधन के सहयोगियों को खड़ा किया और फिर गठबंधन के सहयोगियों पर नकेल कसने के लिए कानून लाने की धमकी दे डाली। और इस परिस्थिति में भारत की राजनीतिक सत्ता को क्या किसी ने लूट लिया है? जो नारे बिहार की जमीन पर राहुल गांधी लगा रहे हैं, पहले आप उसे सुन लीजिए, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ सवाल यह भी है, इस दौर में चुनाव आयोग की साख खत्म हो चुकी है और चुनाव आयोग की साख को बरकरार रखने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों का जिक्र किया, इन बातों का जिक्र उसने पहले क्यों नहीं किया? और जिन बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने आज किया, उन बातों को तो पहले से ही चुनाव आयोग को अपना लेना चाहिए था। तो फिर चुनाव आयोग के पीछे क्या मौजूदा दिल्ली की सत्ता खड़ी थी, जिसका आरोप अब इस वक्त
वोट चोरी की शक्ल में, नारों के अंदाज में बिहार की धरती पर इस तर्ज पे लग रहा है। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। इसका एक मतलब तो साफ है, बिहार चुनाव के मुद्दों के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका चुनाव, उनका प्रधानमंत्री बनना और उनके प्रधानमंत्री बनने के पीछे चुनाव आयोग का खड़े रहना, यही वो मुद्दा है। तो अगला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नहीं हैं, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बिहार से वो आते नहीं हैं और चुनाव आयोग की भूमिका पूरे देश में है और जो जिस चुनाव को केंद्र में लाया जा रहा है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है। उसी कतार में जिक्र महाराष्ट्र का है, हरियाणा का है, दिल्ली का भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर सवाल यह है, क्या बिहार के भीतर ठीक चुनाव से पहले जो चुनाव आयोग ने वोटर पुनरीक्षण की तौर तरीकों को अपनाया, उंगली उसको लेकर इसलिए उठी क्योंकि वह पूरे तरीके से सत्ता के अनुकूल वोटर लिस्ट बनाने को लेकर थे। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मैसेज बहुत साफ है। इस देश में चुनाव आयोग की जो भूमिका होनी चाहिए एक निरपेक्ष पारदर्शी तौर तरीके से, वह उसने नहीं अपनाई। इसीलिए चुनाव आयोग ने आज निर्देश दे दिया। चुनाव आयोग जिन बातों का जिक्र कर रहा है उन बातों का अपनी जमीन पर कोई सच देख नहीं पा रहा है और शायद इसीलिए जिन बातों का जिक्र नारों की शक्ल में राहुल गांधी कर रहे हैं वो बिहार की धरती इसलिए क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी को हराना शायद विपक्ष की सबसे बड़ी जरूरत इसलिए भी हो चली है क्योंकि वह चुनाव के आसरे देश में कौन सही कौन गलत इसे देखता परखता है। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा जो चुनाव आयोग को कहना चाहिए, करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कहा, जो नाम हटाए गए हैं अब उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली किसी बीएलओ के सामने, किसी चुनाव अधिकारी के सामने जाकर खड़े होकर बताएं कि मैं जिंदा हूं, मैं ही वो शख्स हूं। कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, मैं हूं, मेरा नाम कट गया है। यानी फिजिकली जो अभी तक था उसको हटा दिया गया, ऑनलाइन पर आप आकर टिक गए। यानी मृत लोगों की कतारें जब जिले दर जिली बड़ी होती चली जा रही है तब यह सवाल बड़ा हो गया, आप फिजिकली किसी को बुलाएंगे तो क्या कहेंगे? पहले हमने आपको मृत घोषित कर दिया था, अब आप जिंदा की शक्ल में अपने पहचान पत्र के साथ आए हैं। बात इसके आगे की है क्योंकि चुनाव आयोग ने इसके बाद कहा कि देखिए, जो पहली बार वोटर लिस्ट में जिसका नाम आता है उसको फॉर्म 6 भरना पड़ता है और फॉर्म 6 को भरते समय जिन 11 डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया गया था उसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी था, उसमें पासबुक भी था, उसमें आपके घर के पानी का बिल भी था। लेकिन इन तमाम कतार को छोड़िए, अब आप अपना आधार कार्ड लेकर जाइए, फॉर्म 6 को भरिए और आपको वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा। आधार पहचान पत्र के साथ नहीं जोड़ने का फैसला किसका था? इलेक्शन कमीशन का था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इंडिकेट किया लेकिन आज इसको फैसले की शक्ल में दिया। अब आप आधार कार्ड के साथ भी अपना नाम वोटर आईडी कार्ड में जोड़ सकते हैं, यानी वोटर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहा था? और अब 1 सितंबर तक की वो तारीख है जब चुनाव आयोग को पूरी पहल करनी है और उसके बाद नई वोटर लिस्ट आ जाएगी। दिन बहुत कम बचे हैं, आप कह सकते हैं हफ्ते भर का वक्त है। लेकिन हफ्ते भर का वक्त ही राहुल गांधी इस वक्त बिहार में रैली निकाल रहे हैं और वह भी 1 सितंबर को ही खत्म होगा जब चुनाव आयोग नई सूची वोटर लिस्ट की जारी करेगा। अगली बात है कि जो चुनाव आयोग को करना चाहिए
वह काम चुनाव आयोग ने क्यों नहीं किया? जब किसी भी राज्य में नया वोटर बनने की तैयारी शुरू होती है या पुनरीक्षण कार्यक्रम होता है तो अपने तौर पर चुनाव आयोग सबको सम्मिलित करता है। जैसे किसी चुनाव को कराने में सभी सम्मिलित होंगे तभी तो वो पारदर्शी होगा। तो पहली बार इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सभी राजनीतिक दल मिलकर सामने आए, बताएं किसका नाम कटा है उसका नाम जुड़ेगा, और राजनीतिक दलों के साथ साथ जो ब्लॉक लेवल के एजेंट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट होते हैं, वह भी इस आपत्तियों को दर्ज तो करें। अभी तक सिर्फ 2 आपत्ति आई, आप आपत्तियों को दर्ज करना शुरू कीजिए, नाम दर्ज शुरू हो जाएंगे। किसी भी बीएलओ ने किसी भी बीएलए को नहीं पूछा, यानी जो बीएलओ था वो बीएलए को जमीन ही नहीं दे रहा था कि चुनाव आयोग इस तर्ज पे काम कर रहा है। तो जो काम चुनाव आयोग को सबको लेकर चलने का था, चुनाव आयोग ने तय कर लिया था, अपने बूते करेंगे। लाखों बीएलओ को उसने काम पर लगा दिया, सबको इंक्रीमेंट दे दिया। लेकिन अब समझ में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा, इसका मतलब है कि जिन बातों को खुद चुनाव आयोग को करना था वो चुनाव आयोग नहीं कर रहा था, और इस देश की संसद, इस देश की सत्ता खामोश थी। तो क्या उन्हीं के लिए किया जा रहा था? और अब जब बिहार की जमीन से आवाज आने लगी है, जो नारों की शक्ल में सीधे सीधे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रही है, और ना सिर्फ 2024 के चुनाव को लेकर बल्कि बात तो उसके बाद के चुनाव को लेकर भी बढ़ने लगी है, ऐसे में पहली बार इलेक्शन कमीशन यह भी कहता है कि जो बूथ लेवल पर ब्लॉक का जो एजेंट है उसकी संख्या 1,60,000 है, ये सभी एक लिहाज से काम में शामिल हो जाएं। अब आप सोचिए इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या होगा। इलेक्शन कमीशन पहली बार साइज में आया, ये मुहावरा है लेकिन वो साइज में आया, और उसने कहा कि सभी को चुनाव आयोग पर भरोसा रखना चाहिए। यानी उसने माना भरोसा डिग चुका है। अगली लाइन उसने कही कि हमें कुछ समय दीजिए, हम बेहतर तस्वीर सामने रखेंगे और साबित करेंगे कि किसी को भी बाहर नहीं किया गया है। यानी कोई इसके बाद व्यक्ति नहीं बचेगा, और कुछ वक्त की मांग खुद चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में चर्चा के दौरान कर रहा है। तो इससे पहले उसने वक्त कभी नहीं मांगा, कभी यह आवाज उठाई ही नहीं। अब उसे वक्त चाहिए। अब उसके जहन में यह बात आई है कि हमारी साख ही नहीं बचेगी तो फिर चुनाव आयोग का मतलब क्या होगा, और किसी भी चुनाव का मतलब क्या होगा। तो क्या बिहार से यह आवाज आ चुकी है कि बीजेपी अपने बोरिया बिस्तर को समेट ले, या फिर यह मैसेज आ चुका है कि देखिए कुछ भी हो जाए बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, आप थोड़ा नरम रुख रखिए। स्थिति है कौन सी? अगर बोरिया बिस्तर समझने वाली बात होती तो फिर राहुल गांधी का पूरा जो पूरी प्रचार यात्रा और जिस तर्ज पर वोट चोरी यात्रा है वो तो थम जाती 1 सितंबर को। लेकिन अब रणनीति पूरे देश के भीतर घूमकर अलग अलग हेडक्वार्टर्स में जाकर इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठाए गए सवालों को पुख्ता तरीके से सबूतों के साथ रखने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री मोदी चुनकर आए हैं या नहीं, या फिर पूरे के पूरे फर्जी तरीके से वोट उन्हें मिला है, यह सवाल बड़ा इसलिए हो चला है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जब आज बिहार पहुंचे तो उन्होंने जिक्र शुरू कर दिया कि देखिए घुसपैठियों को अधिकार कैसे दिए जा सकते हैं। और यह सवाल हर बिहारी के जहन में आ ही गया। सही कह रहे हैं आप, किसी भी घुसपैठी को वोट देने का अधिकार कैसे दिया जाए, और वह घुसपैठी चंद महीनों या 1 साल के भीतर तो आया नहीं। तो 2024 के चुनाव में जो बिहार से आप जीत कर आए, आपकी पार्टी जीत कर आई, जो नीतीश कुमार जीत कर आए, जो रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी जीत कर आई, चिराग पासवान जिसके इस दौर में नेता हैं, इन्हें जीत क्या घुसपैठियों के वोट के आधार पर मिली। और जब घुसपैठी शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो बाहरी देश का है। बिहार की सीमा सिर्फ नेपाल से लगती है और उसके बाद राज्यों से लगती है। तो क्या सीमा पर मौजूद भारतीय सेना और इस वक्त गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय सेना घुसपैठियों को रोक नहीं पा रही है, और लगातार वो फेल हुई है। और चुनाव के वक्त ये आवाज इलेक्शन कमीशन ने उठाई, और अब उसके बचाव में केंद्र सरकार इस तर्ज पर उठाती है जैसे प्रधानमंत्री ने आज उठाया। देश में
घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। दरअसल प्रधानमंत्री या कहें केंद्र सरकार की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि तमाम मुद्दों के दायरे में बिहार चुनाव आकर खड़ा हो गया है और चुनाव में हार यानी जो शख्स 2 दशकों से ज्यादा लंबे वक्त से राज्य का मुख्यमंत्री हो और जिसके साथ बीजेपी खड़ी हो और बीजेपी केंद्र में 11 वर्षों से हो, उसके बावजूद भी इस हाई वोल्टेज चुनाव में अगर बीजेपी हार जाती है तो इसके मतलब और मायने बहुत साफ होंगे। बिहार की उस जनता ने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर और उसके तमाम दावों को खारिज कर दिया। जो बिहार इस देश में सबसे गरीब है, जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जहां पर किसानों की आय सबसे कम है, जहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और तो और हर दूसरा शख्स गरीबी रेखा से नीचे है, उस बिहार की राजनीति को साधने के लिए राजनीतिक तौर पर जो भी सवाल जिस भी तर्ज पर इस दौर में खड़े हो रहे होंगे वह खुले तौर पर संकेत एक ही देंगे कि बिहार चुनाव बहुत कुछ तय करने वाला है। लेकिन रणनीति कांग्रेस की अब आगे की है। बिहार चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं है, राजनीतिक तौर पर उसकी साख बड़ी हो सकती है, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर और सबसे ज्यादा सीटों पर विपक्ष के तौर पर वह चुनाव लड़ेगी। शायद इसीलिए अब यह सवाल कहीं ज्यादा बड़ा है कि जिस आधार पे बिहार में रैली हो रही है वो सिर्फ एक सुगबुगाहट है, उस सुगबुगाहट के आसरे आगे बढ़ना है। और जो नजारा इस दौर में बिहार के अलग अलग जिलों में राहुल गांधी अपनी रैली के जरिए दिखला रहे हैं, ये चेतावनी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए भी है, क्योंकि चुनाव आयोग अपने तौर पर जिन बातों का जिक्र कर रहा है क्या वो हकीकत में है। चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग ने कहा कि देखिए, हमने 6 महीने की ये पूरी पहल की है जो बिहार के भीतर हो रहा है। अलग अलग जगहों पर नई लिस्ट तैयार करने के लिए 28 तरीके से नई पहल की है। 4719 सर्वदलीय बैठकें की हैं। राजनीतिक दलों के साथ 28,000 से ज्यादा उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया जो बैठकें की है। 20 बैठक के बाद हमने तय किया कि 334 रजिस्टर्ड लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटा देना चाहिए। 476 वैसे राजनीतिक दलों को भी हटा दिया जो 6 साल से सक्रिय ही नहीं थे। और हमने व्यवस्था की कि हर बूथ में अब 1200 वोटर ही रहेंगे। इन तमाम बातों का जिक्र इलेक्शन कमीशन कर रहा है, लेकिन वोटर लिस्ट को लेकर वो खामोश हो जाता है। और वोटर लिस्ट को लेकर ही सवाल राहुल गांधी जो अलग अलग जिलों में उठा रहे हैं, हमें लगता है एक क्षण के लिए अलग अलग जिलों की इन तस्वीरों को जरूर देखिए। हालांकि आप कह सकते हैं कि बिहार में हर रैली को लेकर और इस तरीके की यात्राओं को लेकर भीड़ तो उमड़ पड़ती है, लेकिन सवाल यह है कि यह मुद्दा बेरोजगारी से जुड़ा हुआ नहीं है, यह महंगाई से जुड़ा हुआ नहीं है, यह पिछड़े तबके से जुड़ा हुआ नहीं है, यह SC ST से भी जुड़ा हुआ मुद्दा सीधे तौर पर नहीं है। यह मुद्दा इस देश के भीतर में लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान के साथ खड़े होना, कानून का राज होना और लोकतांत्रिक पिलर्स को बचाने की एक ऐसी कवायद है जिसमें सबसे बड़ा पिलर कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि आम जनता ही होती है।
और यह मैसेज कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को समझ में आ चुका है, विपक्ष को समझ में आ चुका है कि अब अगर राष्ट्रीय तौर पर इस तरीके की परिस्थितियों को आगे किया जाए तो मैसेज बहुत साफ होगा कि यह सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद के चुनाव को लेकर जो अलग अलग राज्यों में वोटर इस सोच के साथ खड़ा है कि उसके अपने मुद्दों को वह अपने किसी प्रतिनिधि को चुनकर जगह देगा, वह तो एक झटके में गायब हो गए। यानी किसी भी स्कैम से बड़ा मुद्दा है ये, किसी भी करप्शन से बड़ा मुद्दा है ये, लेकिन इन सब के बीच एक पारंपरिक राजनीति चलती और शायद उस पारंपरिक राजनीति की लकीर पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिहार में चलने की कोशिश ये कहकर की कि हम केंद्र में एक कानून ला रहे हैं जिसमें कोई जेल में रहकर मुख्यमंत्री पद या मंत्री पद या प्रधानमंत्री पद पर बना नहीं रह सकता है। लेकिन जनता के भीतर एक दूसरा सवाल इस दौर में आ चुका है कि जेल भेजता कौन है और जो जेल भेज रहा है क्या वही कानून ला रहा है। लेकिन पहले प्रधानमंत्री की बात। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा अपराध होता क्या है? सबसे बड़ा अपराध तो यही है कि कानून का राज ही ना रहे और आप कानून का जिक्र शुरू कर दें। संविधान का अस्तित्व कहीं गायब होने की परिस्थिति की आवाज विपक्ष लगाए और सत्ता पक्ष कहे कि संविधान के हिसाब से यही कानून है जो वो कह रहे हैं। और टकराव की इस परिस्थिति में गाहे बगाहे इससे पहले इस देश में कई मुद्दे उभरे। इमरजेंसी के काल में भी इंदिरा गांधी की तानाशाही का मुद्दा जरूर उभरा था, लेकिन आपके वोट छीन लिए जाएंगे यह मुद्दा तब भी महत्वपूर्ण या कहें महत्वपूर्ण के तौर पर मुद्दा बना ही नहीं। मंडल कमंडल की राजनीति इस देश ने बाखूबी देखी। हर दौर की राजनीति को आप परख लीजिए, कभी जनता का मुद्दा या जनता की जरूरत जो इस देश में डेमोक्रेसी का प्रतीक है वही मुद्दा बन जाए। इस नब्ज को बहुत बारीकी के साथ बिहार में राहुल गांधी ने पकड़ने की कोशिश जो की है वही असर करेगी 1 सितंबर के बाद उस रणनीति की जो देश भर के भीतर नजर आने वाली है। और शायद यह अंदाज इसीलिए 2024 का चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ रुपए की जमीन धारावी में थी और वो जमीन इन लोगों को अदानी को दिलवानी थी। वोट चोरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका धन, आपका भविष्य चुराना चाहते हैं, अदानी और अंबानी जैसे लोगों का भविष्य बनाना चाहते हैं। और यही काम यहां हो रहा है, यही काम गुजरात में हो रहा है, यही काम महाराष्ट्र में, यही काम मध्य प्रदेश में, यही काम उत्तर प्रदेश में, और इस बार हम बिहार में इनको रोकने जा रहे हैं। यह वाकई महत्वपूर्ण है क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है। अक्टूबर के महीने में बिहार के चुनाव के नोटिफिकेशन आ जाएंगे, नवंबर में चुनाव हो जाएगा। लेकिन जिक्र बिहार के चुनाव और बिहार के मुद्दों का नहीं बल्कि इस देश के मुद्दे और वोट चोरी के साथ राज्यों जो दूसरे अलग अलग राज्य हैं वहां के चुनाव का जिक्र हो रहा है। तो ऐसे में अगर इस देश के हर चुनाव को एक कड़ी के तौर पर अब जो कांग्रेस समेटना चाहती है और उसको एक धागे में पिरोकर यह बताना चाहती है कि इस देश की डेमोक्रेसी अलग अलग राज्यों के चुनाव पर ही तो टिकी है और हर राज्य के भीतर अगर वोटरों की लूट इस तर्ज पर हो रही है जो बिहार में हो रही है और इससे पहले थी,
तो इन परिस्थितियों को जोड़कर क्या 1 सितंबर के बाद राष्ट्रव्यापी तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की जो साख चुनावी जीत के साथ हर वक्त बनती रही, उस साख पर सीधी चोट की शुरुआत जो बिहार से हुई है, या उससे पहले चुनाव आयोग के सामने चुनाव आयोग के ही दस्तावेजों को लेकर जो वोट चोरी का पूरा आरोप लगाया गया, उसका जवाब आज तक चुनाव आयोग ने दिया नहीं है। तो क्या स्ट्रेटजिकली अब बिहार के वोटरों को यह भी समझाया जा रहा है कि अगर पहले से तय चुनाव परिणाम हमें लगेगा तो हम इस चुनाव से बाहर हो जाएंगे, जिसका जिक्र गाहे बगाहे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने खुलकर किया है। और अगला सवाल इस देश के भीतर यह भी होगा कि जब इससे पहले के चुनाव जो हम जीत रहे थे, या हम जीते या ना जीते, आपने जिसे वोट दिया अगर वो नहीं जीत पाया तो एक बार आत्मचिंतन आत्ममंथन आप खुद कीजिए कि 2024 के चुनाव में आपने वोट किसे दिया था और क्या वो जीता। अलग अलग राज्यों में जाकर अगर इस बात का जिक्र किया जाएगा, और खास तौर से महाराष्ट्र और हरियाणा, इन दो राज्यों के भीतर भी अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ये सवाल अब उठने वाला जो है वो उठेगा कि आपने वोट किसको दिया, आप खुद सोचिए, उसके बावजूद भी जीता कौन। तो यह एक पूरी प्रक्रिया भारत के उस लोकतांत्रिक पिरामिड के तर्ज को एक समतल में तब्दील करने की कोशिश तो जरूर होगी, क्योंकि भारत के उस लोकतांत्रिक पिरामिड में चुनाव के तौर तरीकों में टिप पर चुनाव आयोग बैठा है, और टिप पर बैठे हुए चुनाव आयोग में जो सबसे नीचे जो जनता होती है वह अपने नेता को चुनती है। उस नेता में कौन नेता चुना जाए, अगर टिप पे बैठा चुनाव आयोग उस नेता के लिए काम करने लगेगा तो एक झटके में चीजें डैडा के गिर जाएगी। और यह परिस्थिति क्या बिहार के भीतर पैदा हो चली है, क्योंकि राहुल गांधी जब संसद भवन में एक दिन पहले पहुंचे थे तो जिक्र रिपोर्टरों से यही कह रहे थे, एक बार आके देख तो लीजिए जो आग जो चिंगारी निकल रही है, ऐसा ना हो इस पूरे देश को वो अपने चपेट में ले ले, उससे पहले संभल जाए हर कोई तो ठीक है। तो क्या ये मैसेज मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए है, चुनाव आयोग के लिए है, इस देश के भीतर हर उस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के लिए है जो अपना काम नहीं कर रही है, जो आरोप लग रहे हैं? शायद ये सचेत होने का वक्त तो है, क्योंकि ये परिस्थिति आने वाले वक्त में इस देश को अपनी जद में नहीं लेगी, ऐसा कोई कह नहीं सकता है। ये आवाज बिहार से शुरुआत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।